गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटे हम अपना जो लॉ ऑफ सप्लाई का चैप्टर कर रहे थे उसी को ही आज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग एक स्पेसिफिक टॉपिक करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? इट इज मेजरमेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, change in quantity supply due to change in price of a commodity. Price of a commodity. अब देखो बेटे, बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? इट्स अ मेजरमेंट कि बेसिकली कीमत में परसेंटेज चेंज आने से क्वांटिटी सप्लाई में कितना परसेंट चेंज आता है, दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब देखो बेटे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इट्स अ रेशियो। ये क्या है बच्चों? रेशियो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई proportionate to the percentage change in price. This is also known elasticity of supply. देखो बेटे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के हमारे पास दो डिफरेंट मेथड है बच्चों। फर्स्ट मेथड है बच्चों हमारे पास परसेंटेज मेथड, परसेंटेज या फिर हम लोग कह सकते हैं बच्चों प्रोपोर्शनेट मेथड। सेकेंड है स्टूडेंट हमारे पास ज्योमेट्रिक मेथड। अब मैं पहले डिस्कस करूंगी फर्स्ट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड क्या कहता है बेटे? बेसिकली हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई में कितने परसेंट चेंज आ रहा है, किसके कारण आ रहा है? ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दिस इज नोन एज परसेंटेज मेथड। बेटे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को निकालने का, कैलकुलेट करने का परसेंटेज चेंज मेथड इज अ वेरी बेस्ट मेथड। ओके, इट्स अ वेरी पॉपुलर मेथड। अगर हम बात करते हैं, इससे हम लोग निकाल पाते हैं कि एक्चुअल में इलास्टिसिटी कितनी है। ठीक है बच्चों, अब मैं एक एग्जांपल लूंगी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका फॉर्मूला हम लोग ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। इसी फॉर्मूले से इसी को एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया है। देखो कैसे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, कैसे निकालोगे परसेंटेज? इसके लिए बेटे हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे बच्चों। मान लो बेटा किसी वस्तु की कीमत पहले 10 रुपये है, ठीक है बच्चों, अब उसकी कीमत बढ़कर 12 रुपये हो गई है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी सप्लाई पहले थी 100 यूनिट, अब क्वांटिटी सप्लाई बढ़कर हो गई है 200। तो बेटा P का मतलब यहाँ पर क्या होता है? इनिशियल प्राइस। P1 का मतलब होता है न्यू प्राइस। Q का मतलब होता है इनिशियल डिमांड और Q1 का मतलब होता है बच्चों न्यू डिमांड। उसके बाद डेल्टा P यानी कि चेंज इन डिमांड, दैट इज P1 माइनस P। ऐसे ही बच्चों डेल्टा Q क्या होता है? Q1 माइनस Q। अब आप इसको सोल्व करेंगे, 12 माइनस 10 दैट इज 2 रुपीज। ओके, अब ऐसे ही बेटे आप इसको निकालेंगे डेल्टा Q को, 120 माइनस 100 दैट्स आर 20 यूनिट्स। ओके, तो बेटे ये तो मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया है, इसको मैं आपको बताती हूँ आप कैसे करोगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। ठीक है बच्चों, प्राइस क्वेश्चन के अंदर कितना है? बेसिकली स्टार्टिंग में इनिशियल प्राइस है 10 रुपीज, इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड है 100, और यहाँ पर बच्चों हमारा जो डेल्टा Q है वो आएगा 20, और बेटा यहाँ पर डेल्टा P कितना है बच्चों? 2 रुपीज। आप इसको सॉल्व करोगे, दैट इज इक्वल टू 1। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ यूनिटरी इलास्टिक। अब मैं आपसे बात कर रही थी कि इस फॉर्मूले से इसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कैसे निकालते हैं बच्चों? यहाँ पर Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू में 100। ओके, ऐसे ही बेटा P1 माइनस P अपॉन P इंटू में 100 से 100 तक हो जाएगा। Q1 में से Q को माइनस करोगे बेटा, ये आ जाएगा डेल्टा Q अपॉन Q, और ये आ जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर डेल्टा P
अपॉन में P। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन में Q, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। ओके, तो बेटे मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सिखाया कि बेसिकली परसेंटेज मेथड क्या है, कैसे हम लोग बेटे आपकी बुक के अंदर बेटे बहुत ही नॉर्मल से इसी टाइप का न्यूमेरिकल गिवन है, जिस क्वेश्चन के अंदर बच्चों ऐसे इन्फॉर्मेशन गिवन हो वहां पर आप ये मेथड यूज कीजिए, ठीक है बच्चों। और जहां पर आपको परसेंटेज में इन्फॉर्मेशन गिवन हो वहां आप लोग ये मेथड यूज कर सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, मुझे नहीं लग रहा आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड मेथड, that is geometric method, which also these and provide us to the direction of elasticity। यहाँ पर देखो बेटे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या कर रही है, आपको बता रही है ना कि आपने प्रोपोर्शनल मेथड किया, वहां पर एग्जैक्टली इलास्टिसिटी कितनी है। हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर क्या है फर्स्ट स्टूडेंट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। ओके, वहां तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता चल रहा है। यहाँ पर डायरेक्शन के साथ साथ आप लोग सिर्फ ज्योमेट्रिकल तरीके से क्या निकाल पाओगे बेटा इसके अंदर इलास्टिसिटी। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सेकंड मेथड की, दैट इज ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर बच्चों हम क्या करेंगे इसमें, अब फर्स्ट यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर व्हेन सप्लाई कर्व शूट्स फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट इज स्टूडेंट ओ, ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर क्या है बच्चों ओ। जब भी बेटा कोई भी हमारा सप्लाई कर्व ओरिजिन पॉइंट ओ से शूट होता है तो उस केस में इसका मतलब क्या है बेटे, जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उतना ही चेंज कहाँ आ रहा है बच्चों, क्वांटिटी में। दैट्स व्हाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। ओके, सेकेंड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। उस केस में बच्चों जब यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है बच्चों, एक से क्या है कम, तो बच्चों उस पोजीशन के अंदर हमारा इलास्टिसिटी क्या है काफी कम है, तो बेटा वहां पर हमारा जो बेसिकली पॉइंट होगा इलास्टिसिटी का वो यहाँ से शुरू है, शूट फ्रॉम ओ एक्स पॉइंट। अब देखो बेटे अगर वो ओ एक्स ओ से शूट हो रहा है तो इलास्टिसिटी 1 के इक्वल है। व्हेन बेसिकली सप्लाई कर कहाँ से आ रहा है बच्चों, ओ एक्स से आ रहा है, ओ एक्स वर्टेक्स से आ रहा है, तो बेटा बेसिकली यहाँ पर इलास्टिसिटी का मतलब क्या है काफी कम है। दैट शोज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1। और थर्ड बेटा पोजीशन की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा वो है हमारी ग्रेटर देन 1, यानी कि बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो देखो बेटे उस पोजीशन के अंदर हमारा जो इलास्टिसिटी है उसका मेजरमेंट आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आ गया स्टूडेंट क्वांटिटी। ओके, जब बेटा हमारी इलास्टिसिटी कहाँ से शुरू होगी, ओ वाई एक्सिस से, दैट शोज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि देखो बेटे आपने डिमांड करके चैप्टर में ही पढ़ा। अगर हम बात करते हैं ये ग्रेटर देन 1 क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है आपको ध्यान है। हम लोग डिमांड के चैप्टर में कॉन्सेप्ट करते हैं फ्लैटर द कर्व ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी। कोई भी कर्व जितनी जल्दी फ्लैट होगा उसमें इलास्टिसिटी क्या होती है उतनी ही ज्यादा होती है। तो बेटा देखो अगर हम बात करते हैं ये कर्व इन दोनों कर्व्स के कंपैरेटिवली बहुत जल्दी फ्लैट होगा, तो बेटा बेसिकली इट्स अ मोर इलास्टिक, देन वी कैन से दैट इट्स अ ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ओके, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टू एक्सट्रीम पोजीशंस जो यहाँ पर हमें इलास्टिसिटी की गिवन है। ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर 3 तो बेटा ये है, 2 और करवा दी हूँ आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर टू एक्सट्रीम सिचुएशंस में एक तो आती है जो हमारी सिचुएशन परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। बेटा परफेक्टली इलास्टिक की सिचुएशन क्या होती है, जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है इंफिनिटी होती है। इट मींस इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है, यहाँ पर प्राइस डिसाइड करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ने यहाँ पर किसी भी वस्तु की कीमत 10 रुपए डिसाइड कर दी। ओके, इंडस्ट्री ने एक फर्म 10 रुपए कीमत पर कितनी
क्वांटिटी को सेल कर सकती है ना वो 100 को भी कर सकती है, 200, 300, 400, 1 लाख, 10 लाख, ठीक है बच्चों। तो बेटे यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 1। इन दिस केस supply curve is horizontal to the OX axis. In that case, elasticity of supply, sorry student, मैंने वन लिख दिया, elasticity of supply that is equal to infinity. वो infinity इसलिए है बेटे कि एक बेसिकली जो सेलर है वो गिवन प्राइस पर कितनी भी कमोडिटी को सेल कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट हमारा परफेक्टली inelastic, परफेक्टली inelastic। अब देखो बेटे परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, व्हेन द सप्लाई कर्व, जब हमारा सप्लाई कर्व क्या होता है बेसिकली वर्टिकल होता है, क्या होता है वर्टिकल, वर्टिकल टू द OY एक्सिस, OY एक्सिस के बिल्कुल क्या है पैरेलल है, और ये क्या है बच्चों वर्टिकल। इट मींस प्राइस चाहे कितने भी बढ़ जाएं supply remain constant, that at some point elasticity of supply that is equal to 0. In other words we can say that elasticity of supply is inelastic. okay, अब देखो बेटे इसी के अंदर एक लास्ट टॉपिक रहता है वो मैं आपको करा देती हूँ कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेसिकली जो क्या करते हैं हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। देखो बेटे इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं बच्चों जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करती हैं। वो बातें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ कमोडिटी यूज्ड, ओके, नेचर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की जगह बेटे आप लोग कमोडिटी की जगह आप दूसरा वर्ड यूज कीजिए स्टूडेंट, वो ज्यादा बेटर रहेगा। नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड, आप लोग कमोडिटी मत लिखिए क्योंकि मैं जैसा लिखूंगी आप वैसा ही करेंगे, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ। नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड, इनपुट क्या होता है स्टूडेंट जस्ट लाइक रॉ मटेरियल, ओके। इनपुट यहाँ पर क्या है बच्चों रॉ मटेरियल है। अगर हम लोग ऐसा इनपुट यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए विच इज इजी अवेलेबल, जो इजी अवेलेबल है बहुत आसानी से हमें मिल जाता है, होल ईयर मिलता है, तो इट मीन्स जैसे बच्चों प्राइस शूट अप होंगे देन ए प्रोड्यूसर इज एबल टू इंक्रीज द सप्लाई अकॉर्डिंग टू प्राइस फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट को ज्यादा करने के लिए वहां पर एक सप्लायर क्या कर सकता है प्राइस के अकॉर्डिंग सप्लाई को बढ़ा सकता है। कब बढ़ा सकता है? जब वो ऐसा इनपुट यूज कर रहा है जो उसको बेसिकली क्या है बहुत ईजी अवेलेबल हो जाता है। तो इस केस में बेटा अगर हमें इजी अवेलेबल इनपुट का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी बच्चों इलास्टिक। और अगर हम लोग बेटे इस तरह के इनपुट का यूज कर रहे हैं जो हमें इजी अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बेसिकली बहुत जल्दी से अवेल नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन के अंदर बेटे हम लोग प्राइस के अकॉर्डिंग सप्लाई को नहीं बढ़ा पाएंगे, तो अब वो इजी अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ पर इलास्टिक सप्लाई क्या हो जाएगी इन इलास्टिक, क्या हो जाएगी बच्चों इन इलास्टिक। अब देखो बेटे सेकंड पॉइंट है हमारा रिस्क टेकिंग। देखो बेटे इन अ बिजनेस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों रिस्क टेकिंग। आप जितना रिस्क लोगे उतना ही आपको क्या होगा प्रॉफिट होगा। इफ द एंटरप्रेन्योर इज रेडी टू टेकिंग द रिस्क, अगर एंटरप्रेन्योर रिस्क लेना चाहता है तो वो क्या करेगा बेसिकली इन फ्यूचर उसको लग रहा है कि वो रिस्क ले पाएगा, वो कैपेबल है, वो विलिंग भी है कि रिस्क लेना चाहता है, तो बेटा कहते हैं ना वेयर देयर इज अ मोर रिस्क देयर विल बी अ मोर प्रॉफिट। तो वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी इलास्टिक, क्या होगी बच्चों इलास्टिक होगी। इस केस में आप लोग एक इक्वल मत लिखिए बच्चों, आपको लिखिए इलास्टिक ऑफ सप्लाई क्या होगी वहां पर इलास्टिक। इलास्टिक कब होगी जहां पर एक प्रोड्यूसर क्या है रिस्क को लेना चाहता है, जहां वो रिस्क को नहीं लेना चाहता वहां पर इलास्टिक सप्लाई क्या हो जाएगी इन इलास्टिक। थर्ड है स्टूडेंट यहाँ पर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है बेटे, वैसे तो बिजनेस के अंदर
इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ही बेहतर रहता है, क्योंकि बेटे जब हम लोग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उसके कारण क्या होगा बेटा, बेसिकली हमारे बिजनेस के अंदर हमें बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन बेटे अगर हमारी टेक्निक इस तरह की है, कॉम्प्लेक्स है, इजी अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो बेटा बेसिकली हमें एकदम से आउटपुट को प्राइस के अकॉर्डिंग इंक्रीज करने में, सप्लाई को इंक्रीज करने में क्या आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी। तो बेटा अगर हमारी टेक्निक क्या है, सिंपल है, इजी अंडरस्टैंडेबल है, देन वी आर एबल टू इंक्रीज द आउटपुट। हम लोग आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइस। ओके, तो बेटा अगर हमारी टेक्निक कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ पर बेटा हम लोग आउटपुट को ईजिली इंक्रीज नहीं कर सकते। दैट्स वाई सप्लाई क्या होगी बच्चों, वहाँ पर हमारी लेस इलास्टिक हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं जो बहुत अच्छी है, इजी अवेलेबल है, तो उस केस के अंदर बच्चों हमारी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेचुरल कॉन्सेंट्रेंट्स के बारे में। नेचुरल कॉन्सेंट्रेंट्स, नेचुरल कॉन्सेंट्रेंट्स क्या होता है बेटे, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स। सम गुड्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन बाय द ह्यूमन फैक्टर, कि इंसान जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है उसका प्रोडक्शन करना उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन बेटे नेचर, कुछ चीज़ें हमें नेचर से मिलती है, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं बच्चों, ठीक है ना, तो बेटा उनका जो प्रोडक्शन है इट इज़ गवर्न बाय द नेचुरल फैक्टर। आप ये नहीं है कि अगर आपको लग रहा है, जैसे मान लो बेटे एकदम से ऑर्गेनिक वीट की डिमांड बढ़ जाती है ड्यू टू हेल्थ कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल, लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं, तो एकदम से ऑर्गेनिक वीट की डिमांड बढ़ गई। लेकिन बेटे अगर फार्मर ने जितनी भी बेसिकली क्या किया था, उसने प्रोडक्शन किया था, वो सारा प्रोडक्शन वो मार्केट में आ चुका है, उसके बाद आप डिमांड रेज कर रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूसर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शॉर्ट रन में अवेलेबल है कि आपकी डिमांड को पूरा कर सके? चाहे आप कितनी ही कीमत देने के लिए तैयार हो जाएं बेटे, वहां पर प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया जा सकता। यहाँ हम एक अनदर एग्जांपल और लेंगे टी फूड का। टी फूड देखो बेटे, आज के दिन हम एक पौधा लगाते हैं तो बेटा उसको पेड़ बनने में कितने वर्ष लग जाएंगे, और एकदम से टी फूड के फर्नीचर की डिमांड बढ़ गई है, तो क्या सप्लायर एबल है कि वो प्रोडक्शन को बढ़ा सके टीक के? ऑब्वियसली टीक का फर्नीचर बना सके नहीं है, क्योंकि बेटे जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन नेचुरल फैक्टर पर डिपेंड करता है उनकी सप्लाई क्या होती है, इन इलास्टिक, बिकॉज वी कांट इंक्रीज द सप्लाई अकॉर्डिंग टू द प्राइस। ओके, नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर हमारा, इसमें बेटा आप और भी बहुत सारे बेसिक से पॉइंट बनते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो बेटे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इलास्टिसिटी के अंदर, क्योंकि अगर मान लो बेटे हम लोग प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के साथ कॉस्ट बढ़ गई, तो हमारे प्रॉफिट की कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर हम लोग इफ प्रोड्यूसर इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड आल्सो that there will be increase in cost of production, then supply will be less elastic। अगर प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या होगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है तो सप्लाई यहाँ पर क्या होगी, लेस इलास्टिक, क्योंकि बेटा अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है तो उसी कीमत पर सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से उसका प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो एग्जिस्टिंग प्राइस को सप्लाई क्या करेगा, कम करेगा। दैट्स व्हाई इफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक। अगर प्रोडक्शन के बढ़ने से कॉस्ट नहीं बढ़ती है तो सप्लाई यहाँ पर क्या होगी, इलास्टिक। इक्वल टू है स्टूडेंट यहाँ पर टाइम फैक्टर, क्या है, टाइम फैक्टर। देखो बेटे शॉर्ट रन में किसी भी वस्तु की सप्लाई को बढ़ाना इतना इजी नहीं होता है, आप सबको पता है। इन अ शॉर्ट रन दिस इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द सप्लाई, बट इन अ लॉन्ग रन इट प्रोड्यूस, बिकॉज फैक्टर्स आर अवेलेबल, फैक्टर्स अवेलेबल हो सकते हैं। मान लो शॉर्ट रन में हमें लेबर नहीं मिल रहे हैं, स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, बट इन अ लॉन्ग रन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इजी अवेलेबल, दैट्स व्हाई द प्रोड्यूसर या एंटरप्रेन्योर आर रेडी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो बेटा शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई क्या होती है, लेस इलास्टिक, और लॉन्ग रन के अंदर बेटा सप्लाई क्या होती है, फुली इलास्टिक। ये सब बातें बेटा हमारे किससे रिलेटेड हैं, बेसिकली दैट्स आर रिलेटेड टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बेटे इन पॉइंट्स का मीनिंग लिखने के बाद आपको कंक्लूजन भी निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के। इट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट और है, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल का एक सिस्टम बताया उसके अकॉर्डिंग आप सब क्या करें, न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर करें। किसी को कोई डाउट रह जाता है, कोई बात नहीं समझ आती, आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।